जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम सुबह उठने से लेकर के शाम को शयन करने तक बहुत सारे काम जीवन में करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बचपन में अगर मुझसे भी या किसी और से किसी बच्चे से पूछा जाए ना कि बड़े होकर के क्या बनोगे, तो कभी वो किसी आईएएस ऑफिसर की लाल बत्ती वाली गाड़ी देख लेता है तो उसको लगता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। कभी किसी फिल्म स्टार को देख लेता है तब वो कहता है कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा। कभी वो उसको कोई बड़ा बिजनेसमैन बड़ा अच्छा लगता है कि उसके पास कितनी ताकत है तो कहता है कि मैं उद्योगपति बनूंगा। कभी वो किसी नेता की शक्ति देखता है तो कहता है कि मैं ऐसा बढ़िया जन नेता बनूंगा। यानी कि जहां कहीं जाता है वो किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो वैसा कभी-कभी बनना चाहता है, ऐसी बात वो करता है, धीरे-धीरे समझ आती है। लेकिन एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो जिस डोमेन से होते हैं, उस डोमेन की ही नहीं, बल्कि उस डोमेन से अलग हट कर के भी बहुत सारी बातें बहुत प्रामाणिक तरीके से इतनी बड़प्पन के साथ में ऐसे रखते हैं कि मैं इस डोमेन का छात्र नहीं हूँ, मैं इस डोमेन की छात्रा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रखने का प्रयास कर रही हूँ। और वो बात ऐसे रखी जाती है कि उस पर्टिकुलर डोमेन की जिसकी वो छात्रा नहीं है, जिसका अध्ययन उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं किया है, उसके बड़े-बड़े विद्वानों से भी वो बात बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक विद्वान हमारे साथ भी हमारे वीडियोज़ में लगातार बने रहते हैं, उनका नाम है प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी। मेरा निवेदन है कि ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में आप ग्रहण कीजिए। प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी, प्रोफ़ेसर आबिश मिश्र पंकज जी और उनके जैसे जैसे तो नहीं लेकिन हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान जो हैं वो हमारे चैनल पर लगातार आते हैं, आपका प्रबोधन करते हैं और विषयों को आप तक पहुँचाने के लिए, उनकी मार्मिकता को आप तक बताने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और 70 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में जीवन से जूझ नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक गाना था ना कि जीवन की बगिया महकेगी, महकेगी, तो बस उस बगिया को महकाने का काम कर रहे हैं। एक मैं आपसे निवेदन जो करना चाहूँगा, जो इस समय हम लोग अपने वीडियोज़ में कर रहे हैं कि हम लोग ज ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आह्वान है आप सभी से बिकॉज़ वी नीड डोनर्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर आवर न्यू पॉडकास्ट स्टूडियो। जिसके लिए हमने कहा है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसके लिए हम एक वीडियो भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। आप कुछ माध्यमों से इस आह्वान की गंभीरता को समझिए और जैसा भी आप हमें सहयोग करना चाहें, आपसे निवेदन है कि ऐसा सहयोग हमें प्रेषित कीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारी हुई प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, और अच्छी हूँ। ये दीदी के बारे में ही ये बात कह रहा था मैं, शायद सब लोग समझ भी गए होंगे कि आप बेसिकली इकोनॉमिक्स की छात्रा हैं। वो उसका अध्ययन आपने किया है, वो आपका डोमेन है। लेकिन इतिहास से जुड़ी बहुत सारी बातों को जिस तरीके से आप सामने लाती हैं, इतिहास के बड़े विद्वान चकित हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र की व्याख्याता इतिहास की बातों को संदर्भित तरीके से इतनी प्रामाणिकता से कैसे सामने लेकर के आ पाती हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। सोमनाथ मंदिर के ध्वंस का कोई भी प्रमाण क्यों नहीं है? जबकि हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि सोमनाथ के मंदिर का ऐसा प्रमाण है, लेकिन एक्चुअली कोई प्रमाण है ही नहीं। और अगर नहीं है, तो लोग हल्ला क्यों मचाते हैं? हल्ला मचाते हैं, तो हल्ला मचाने का परिणाम क्या हुआ है? और ये जो विषय हमने दिया है, इसका आधार, इसकी विषय वस्तु क्या है? आज वो हम दीदी से सुनेंगे। जी दीदी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। ये आपने ठीक बात कही। शायद मैं इतिहास के इन विषयों पर इसीलिए पहुँच पाई क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की छात्र थी। अब अर्थशास्त्र में जब हम लोग कोई आंकड़ा देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि उस आंकड़े का स्रोत क्या है। स्रोत पर निर्भर करता है कि उस आंकड़े की विश्वसनीयता क्या है। और दूसरा, थोड़ा-सा कॉमन सेंस और लॉजिक का भी प्रयोग करना पड़ता है अर्थशास्त्र में। क्योंकि ये रोजमर्रा के नफा-नुकसान से जुड़ा हुआ मामला है। जी, इसलिए कौवा ले गया कोई कहा, तो हम तुरंत कौवे के पीछे भागते नहीं हैं, पहले अपना कान-वान टटोलते हैं। जी। तो मैं इस विषय पर जो आई
कि भाई सुना था कि सोमनाथ का मोहम्मद के गजना ने विध्वंस कर दिया जी। और ये विदेशी आक्रांता है, और ये कि ये 990 में या 86-84 में कोई आक्रमण का अभियान शुरू करता है, या 990-92 में, और 1022, 23, 24, 25, 26 सब आंकड़े हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर कोई विदेशी आक्रमण करता है और धुर मध्य में गुजरात में जाकर सोमनाथ का विध्वंस कर देता है, और 200 मन का कोई जंजीर और 200 मन सोने का कोई घंटा ले जाता है। सोमनाथ लिंगम को भी ले जाता है, उसका दरवाजा भी ले जाता है। अब ये पूरी बात मुझे बहुत विचित्र लगी, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की छात्र थी। जी। अभी एक बहुत, मतलब है तो ये बहुत गड़बड़ पुस्तक, लेकिन बहुत आधिकारिक पुस्तक के रूप में द वर्ल्ड इकोनॉमी एंगस मेडिसन का पिछले 20 साल से चर्चित है। ये ओईसीडी का पब्लिकेशन है। मैंने तो इसमें भी बहुत कमियां पाई हैं, लेकिन मोटा मोटी ये कहता है कि भारत दुनिया का सबसे धनी देश है। कब तक? 17वीं शताब्दी तक। तो भाई भारत जब इतना धनी देश है, यानी इसकी जीएनपी सबसे ज्यादा है, जीटीबी ज्यादा है, वर्णन में आता है कि इसके टक्कर का न एग्रीरेरियन सेक्टर है, न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, न सर्विस सेक्टर है, इसका जो सेना है बहुत बलवती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई दुनिया में कौन था जो इस पर आके आक्रमण करने की हैसियत रखता है? पहला प्रश्न। और किस भारत की बात हो रही है 0 एडी से 1700 एडी? ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत तो नहीं है। जी। ये तो 14 अगस्त वाला पाकिस्तान बांग्लादेश, और इसके भी पहले वाला अफगानिस्तान, और इसके भी पहले वाला पांचों ये जो स्थान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वाला, ये साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ पूरा बड़ा भारत, जिसकी चर्चा रॉबर्ट कापलान और दुनिया भर के वेनसॉन्ग वगैरह करते। तो भाई इतना विशाल भारत में कौन आ गया भाई? तो जब बताते हैं जी गजना से एक आया था, तुरंत, मैं भूगोल की भी छात्रा हूं, तो मैं भूगोल नक्शे पर गई कि भाई ये गजना, जिसको आजकल गजनी बुलाते हैं, ये गजना गजनी। तो नक्शे के एटलस के अंत में जाइए, टाइप कीजिए गजना गजनी, तो अक्षांश और देशांतर देगा किसी भी नगर का। तो उस अक्षांश और देशांतर पर जाकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जब लोकेट किया मैंने, ये बात है कोई 10-12-15 साल पुरानी, तो जब मैंने लोकेट किया तो वो तो साहब निकला अफगानिस्तान में, काबुल कंदहार के पास। तो ये काबुल कंदहार तो 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी है। ये तो 2500 साल पहले के सनातनी सम्राट अशोक के भी राज्य के भीतर का क्षेत्र है, पूरा का पूरा। उसका नक्शा अभी नए पार्लियामेंट में लगा हुआ है। यहाँ पालों का भी राज्य है, यहाँ कनिष्क का भी राज्य है, हर्षवर्धन का भी राज्य है। यहाँ पर तो ये जो मुगल कह रहे हैं इनका भी राज्य है। काबुल तक महाराजा जसवंत सिंह जा रहे हैं, उसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह। तो भाई पहली चीज जो गायब हुई मेरे चित्त से कि कोई विदेशी आक्रांता नहीं है, देश के भीतर का है। तब ध्यान आया कि भाई देश के भीतर का आदमी आकर कुछ गड़बड़ी करता भी है तो इसको विदेशी आक्रांता क्यों कहते हैं? इसके सोर्सेस को मैंने ढूंढना शुरू किया। और दूसरा कि तो मैंने जितना सोर्सेस ढूंढा मुझे कोई सोर्स नहीं मिला उस समय का। तो एक किताब हाथ में आती है, वो किताब है आचार्य चतुर्सेन की सोमनाथ। इस पुस्तक सोमनाथ ने सबके चित्त में बैठा दिया, अभी कोई फिल्म तो नहीं बनी है, कि साहब सोमनाथ पर गजनी के महमूद ने आक्रमण किया
ये किताब चांस से 3-4 साल 5 साल पहले मेरे हाथ लगी जी। और इसमें वर्णन था अल बरूनी का कि अल बरूनी इसका फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड है और अल बरूनी इसको ले जाता है सोमनाथ विध्वंस का आक्रमण करने। जब ये किताब मेरे हाथ आई तब तक ये पुस्तक मैं पूरा पढ़ चुकी थी। इस पुस्तक ये तो पूरी की पूरी अल बरूनी की जो पुस्तक है ये भारत के ज्ञान विज्ञान गणित सीखने के लिए वो आया है। तो मेरा पहला झूठ मैंने इसका पकड़ा और अब मैं बता रही हूं आप लोगों को इसी से जिसने ये पूरी कथा गढ़ी जी। भारतीय मानस में कि सोमनाथ पर को विध्वंस किया गजनी के महमूद ने। इसके कई एस्पेक्ट हैं, लॉजिस्टिक का एस्पेक्ट है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का एस्पेक्ट है, इसमें ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आइजनहावर का बड़ा मजेदार मामला है, ये पूरा मैं बताऊंगी। जी। लेकिन इसके पहले जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनने का है और शायद मैं 2 एपिसोड इस पर करूंगी। ठीक है दीदी। ये कह रहे हैं इसमें सन बैठ रहा है अंदाज से करीब 1925-26 में इस चतुर सेनाचार्य नहीं है ये अभी आगे जो आप पढ़ेंगे। और सबसे कमाल की बात है कि हरदम किसी पुस्तक के शुरू में प्रीफेस लिखा जाता है, इस सज्जन ने अंत में जो प्रीफेस में लिखा जाता है इसको उपन्यास के अंत में लिखा। तो पृष्ठ संख्या 351 पर ये व्यक्ति चतुरसेन अपने उपन्यास में लिखता है कि करीब आधार 30 वर्ष पूर्व सन 1 हम निकाले थे वो गणना हम छोड़ दे रहे हैं कि मेरे मन में इच्छा थी कि सोमनाथ का विषय बहुत आकर्षक है, मैं इस पर उपन्यास लिखूं। तो मैंने सामग्री तलाशना शुरू किया परंतु और तभी मेरी इच्छा सोमनाथ नामक एक उपन्यास लिखने की हुई। परंतु स्कूल के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सोमनाथ के आक्रमण की जो जरा सी चर्चा थी, जरा सी, उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इस विषय का कोई अच्छा साहित्य मुझे हिंदी में नहीं मिला। लेकिन मैंने मन बना लिया था, प्रकाशक से बात हो गई थी, प्रकाशक ने विज्ञापन निकाल दिया था, ऑर्डर ले लिया था। नौ प्रकाशक इनको प्रेशराइज कर रहा है कि भैया ये पुस्तक आप जल्दी लिख के दीजिए। प्रथम तो मुझे इस संबंध में इतिहास की अधिक जानकारी नहीं थी। अंग्रेजी इतिहासकारों के लिखे कुछ टूटे फूटे विवरण मुझे मिले पर वे यथेष्ट न थे। 1925-26 में इन सज्जन को कुछ टूटे फूटे वर्णन मिले। अंग्रेजी में भी गजना के महमूद पर इन सज्जन को कोई किताब नहीं मिली। अच्छा भाई, हो सकता है, स्कॉलर तो थे नहीं, लिटरेरी आदमी थे। तब इन्होंने कहा काफी दिनों बाद 1936 में, यानी वो मामला 25, 26, 28, 29 का है, काफी अरसे बाद संभवतः सन 36 में मैं बम्बई गया। सोमनाथ के संबंध में यह पृष्ठ संख्या 352। सोमनाथ के संबंध में गुजराती साहित्य में जो कुछ भी मिल सकेगा बटोर लाऊंगा, परंतु मेरी आशा फलवती ना हुई। 1-2 पुस्तकें मिली पर प्रामाणिक जानकारी उनसे मुझे कुछ भी ना मिली। कब? 1936 में। ये जब मैं भाषण का थोड़ा आगे चलूंगी कोई 30-40 मिनट, तब इन तारीखों का महत्व आपके समझ में आएगा। सन 36 में फिर ये कह रहे हैं फिर भी मेरे पास ऐसी सामग्री जुट न पाई। एक कोई श्री धूमकेतु है, उन्होंने एक आध पुस्तक दिया, कुछ नहीं मिला। दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष बीतते गए। सन 45 आ गया, 1945, 20वीं सदी का मध्य। प्रथम वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। 47 में नेहरू आ जाएगा और गांधी आ जाएगा। सन 45 आ गया। श्री मुंशी का जय सोमनाथ मेरे सामने आया। पहले गुजराती में पढ़ा, फिर हिंदी अनुवाद पढ़ा। इस समय तक मेरा वैशाली की नगर बधू उपन्यास प्रकाशित हो चुका था।
और मैं इतिहास रस की स्थापना मन में दृढ़बद्ध कर चुका था। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर से उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा। मनमानी कुलाचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। श्री मुंशी के जय सोमनाथ के प्रति मैंने एक प्रतिस्पर्धा की दृष्टि डाली। मन में कहा, यदि मेरा उपन्यास इससे निकृष्ट बना, लोगों ने न पढ़ा तो क्या होगा। यद्यपि श्री मुंशी के इस उपन्यास में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं हो पाया था, इसमें भी हिस्टोरिकल नरेटिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हिस्टोरिकल डिटेल कहीं है ही नहीं। तो न मुंशी के पास था, न इस चतुर सेन के पास था। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा। मनमानी कुलाचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। तो भारत में संस्कृत निष्ठ हिंदी में जो आप ऐतिहासिक उपन्यास उठाते हैं, सबका मर्म मोटा मोटी यही है जो इस चतुर सेन का जय सोमनाथ का है। इनका ऐतिहासिकता से एक कौड़ी दो कौड़ी भी कुछ लेना देना नहीं है। 47 से लेके अब 2023 तक, और ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह रही। अब आगे जो आएगा वो और महत्वपूर्ण है। अब पेज 354। इसी समय विभाजन का विभ्राट मेरी आंखों के सामने आया। 1947 पार्टीशन और आवागही। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन 1946 में जो कलकत्ता में जिन्ना और सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन में जो नंगा नाच किया, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन और उसका असली सच्चा स्वरूप मैं देख गया। मुस्लिम भावना तो खून में तर है। जब तक इसका जड़ मूल से विनाश न हो जाएगा, इसकी खून की प्यास बुझेगी नहीं। ज्यो ज्यो पंजाब के अत्याचार, बलात्कार, उत्पात और लूटमार मेरे कानों में पड़ते थे, मैं सुलगता जाता था। इसी 47 को उठाकर ये गजना के महमूद पर चिपकाएंगे। अब ये काफी है, छोड़ रही हूं मैं। अब मुख्य पर आ रही हूं। पेज 356। खून खराबी, लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के जो दृश्य घटनाएं मेरे कानों और आंखों को आक्रांत करने लगी, उन सबको मैं अपने इस उपन्यास में 11वीं शताब्दी के उस बर्बर आक्रांता के उत्पातों में आरोपित करता चला गया। What they are writing as historical novel is in fact imposition of 1947 20th century on 11th century, because they don't have this bit of historical information about 11th century. अभी तो मैं आप लोगों को ये रोमिला थापर दिखाऊंगी, अभी मैं आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की पुस्तक दिखाऊंगी, अभी मैं आपको इलियट एंड डाउसन दिखाऊंगी। कहीं कुछ नहीं, अभी मैं दिखा रही हूँ। और ये सब 20th सेंचुरी में अंग्रेजों ने कैसे और क्यों रचा है। फिर आगे ये लिखते हैं, मैं नहीं जानता था कि मेरा यह काम कहाँ तक साहित्यिक अपराध हो सकता है। ये चतुर सेन को पता है ये साहित्यिक अपराध है, and he is deliberately doing because it is fulfilling a certain agenda, agenda which was picked up wholeheartedly by Rashtriya Swayamsevak Sangh and other देशभक्त organizations. परंतु यदि यह अपराध ही है तो मैं इसे आपसे छिपाना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो ढोल धमाके से इस अपराध को लिखूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, यह मैं कह रही हूं अपनी तरफ, क्योंकि मुझे विश्वास है भारतीय पाठक, खास करके हिंदू पाठक, इतने डिटेल में छानबीन नहीं करेंगे। अब फिर ये आगे लिख रहे हैं
कि पहले जो बताया कि मैंने के एम मुंशी का जय सोमनाथ पढ़ा, इसलिए इस कथा में मैंने श्री मुंशी को आप्त पुरुष मान लिया। आप्त पुरुष का मतलब होता है दी अल्टीमेट प्रामाणिक पुरुष। एक मोटा हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यहाँ तो मुंशी के उपन्यास में ये खुद कह रहे हैं कोई ऐतिहासिकता नहीं है, कारण मुंशी को भी कुछ नहीं मिला इसलिए कि कुछ था ही नहीं। उनकी अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को मैंने सत्य की भांति ग्रहण कर लिया। 2023 में भी लगातार काल्पनिक स्थापनाओं को सत्य की तरह ग्रहण करके भारत के इतिहास को देखने का जो प्रयत्न है, ये अनपढ़ों का काम है। जो पढ़ने लिखने वाला है वो सोर्स ढूंढेगा, जैसे मैंने ढूंढा। ऐतिहासिक सत्यों की मैंने परवाह नहीं की। अब आगे जो लिखा है उसको पढ़ के घिन आएगा, काफी लंबा है। मैं और कैरेक्टर्स का छोड़ दे रही हूँ, मैं केवल महमूद वाले कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। जैसा पेज संख्या 358, जैसा कि मैंने पहले कहा, विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचारों का आरोप इस अभियान के नायक महमूद पर किया। पहली बात, ये सारी बातें प्रीफेस में लिखी जाती हैं। इस चतुर्सेन का ऐतिहासिक साहित्यिक अपराध और लंपटता ये है, इसको अंत में लिख रहे हैं। पहले शायद 8-10 आदमी भले पढ़ लेता, बाद में उपन्यास खत्म करके तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये जो लाखों लाखों की संख्या है, 1 लाख स्त्री पुरुष को गुलाम बना के ले गया, 2 लाख की सेना है, 3 लाख की सेना है, ये सब 20वीं शताब्दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के संख्या हैं, जिनको 11वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के ऐसे इलाकों में थोप दिया गया जहां आज भी जनसंख्या बहुत कम है, पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों। जैसा कि मैंने पहले कहा, विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचारों का आरोप इस अभियान के नायक महमूद पर किया, परंतु मेरी खीज ही तो थी। फिर कह रहे हैं, अतः मैंने अपनी संपूर्ण साहित्यिक कोमलता, भावुकता और प्रेम की संपन्नता भी उसी को प्रदान कर दी। किसको? गजनी के महमूद को। मुझे याद ही नहीं रहा कि वो मनुष्यों का शत्रु, खूनी और डाकू। आप कल्पना कीजिए 1947 का दृश्य, डायरेक्ट एक्शन का दृश्य, वो भी आरोपित किया किसमें? गजना के महमूद के एक्सपेडिशन में, और इसको खलनायक से नायक भी बना दिया। ये एजेंडा चल रहा था अंग्रेजों का, जो नेहरू और गांधी आगे ले गए, वो काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसकी पूजा की। इसकी पूजा की, पेज संख्या 359, वह मनुष्य जो घृणित, पापी, अपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, कोढ़ी, व्यभिचारी, गंदे रोगों से आक्रांत, मलमूत्र से लथपथ है या पागल है, वही मेरा देवता है। जय सोमनाथ का नायक, ये जानने के बाद भी इसमें इतने अपराध किए या मैंने आरोपित किया, ना खलनायकों को नायक बनाना, अकबर को, अफजल खान को, औरंगजेब को, खिलजी को, जिन्ना को, सारे कुत्सितों को नायक बनाना, वही मेरा देवता है। जय सोमनाथ क्यों लिखा गया? गजना के महमूद को नायक की तरह स्थापित करने का। यह तो मेरा मतलब मुंशी, ये चतुर्सेन का, यह तो मेरा चतुर्सेन का पुजारी का काम है कि उसे धो पोंछ कर साफ शुद्ध करके पवित्र पूजनीय बनाए और अपना संपूर्ण प्यार और सेवा उसे अर्पित करे, जैसे मल मूत्र से लथपथ अपने बच्चे के प्रति माँ करती।
तो ये जो पूरा मामला है, एक मामला है पूरे इस्लामिक खलनायकों को नायकों की तरह प्रस्तुत करना, और ये एजेंडा एक हिंदी लेखक कब कर रहा है? 1947 में, और एक अंग्रेजी करेगा 1931 में। अभी पढ़ के सुना रहे। तो 47-48 तक ये कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। तो चलो भाई, ये तो एक लिटरेरी आदमी है, पुट हिम ऑफ। अब लीजिए ये दूसरी, लाइफ एंड मोहम्मद ऑफ सुल्तान महमूद गजना। ये जो पुस्तक है, ये मोहम्मद निजाम की लिखी हुई है। इसका पब्लिशर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, 1931 में छपी है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी थीसिस है। कब? 1931। अब चलिए इसका फॉरवर्ड लिख रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक, वो कहेंगे विद्वान, स्कॉलर, मैं कहूंगी लेखक। क्या कह रहा है? T.W. आर्नोल्ड। कब कह रहा है? 1931 में या 1930? क्या कह रहा है? None of his predecessors has ventured to write the separate memorial of Sultan Mahmud of Ghazna. इन सज्जन के पहले किसी ने गजना के, अब कोई बोले साफ साफ गजना कह रहा है, तुम गजनी क्यों कहते हो भाई? गजना के महमूद के ऊपर किसी ने वेंचर नहीं किया एक पुस्तक लिखने का। 1931 के पहले किसी ने किसी भाषा में एक पुस्तक महमूद के गजना पर नहीं लिखी है। भैया, हम लोग को तो तुम पढ़ा रहे हो कि हजारों साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, मिडीवल पीरियड जो है वो मुस्लिम पीरियड है, और इस मुस्लिम पीरियड का शुरुआत गजना के कॉन्क्वेस्ट से है, और गजना वाले महमूद के कॉन्क्वेस्ट से है। और इसका सबसे भयंकर जो कांड है वो सोमनाथ विध्वंस है। 1931 तक एक किताब नहीं है। ये क्या लिख रहा है? इस पीएचडी थीसिस को किताब के रूप में छापते समय उसका फॉरवर्ड फिर क्या ले रहा है? अगला पेज, T.W. आर्नोल्ड का 2 ही पेज का फॉरवर्ड है। फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम्स बुक will not only shed light upon a hitherto obscure period in the annals of that history. ये सज्जन नाजिम महोदय प्रकाश डालेंगे उस पीरियड पर जो आज तक ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर क्यों है? 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक किसी ने महमूद गजना पर एक पुस्तक नहीं लिखी। अगर ये इतना बड़ा और महान था तो कम से कम मियाँ लोग तो 150 पुस्तक लिखे होते, एक पुस्तक नहीं। प्रमाण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यही मामला अलेक्जेंडर का है। वो एक, मैं अलेक्जेंडर पर भी 2-3 कर दूंगी। अब नाजिम महोदय को सुन लिया जाए। नाजिम महोदय अब अपना प्रीफेस लिख रहे हैं। प्रीफेस में ये कह रहे हैं, notwithstanding the numerous scattered notices of Sultan Mahmud in modern historical works, he has not so far received due attention from Oriental scholars. ओरिएंटल मतलब एशिया वाले, ओरिएंटल मतलब भारत वाले, ओरिएंटल मतलब मियाँ लोग। किसी ने गजना के महमूद पर एक भी पुस्तक नहीं लिखी है। और जबकि ये सज्जन लिखने जा रहे हैं ये बताने के लिए कि महमूद का गजना पहला आदमी है जिसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव भारत में रखी।
आपको सपना आया क्या? आपको पता कैसे चला? अगर एक भी पुस्तक गजना के महमूद पर नहीं है। This book, which was originally presented as a thesis for the degree of PhD at the University of Cambridge. कैसा PhD थीसिस करवाते हो भाई? माने 1022, 23, 24, 25 का इतिहास लिखवा रहे हो बिना किसी संदर्भ के। तुम लोग को सपना आता है कि गैब्रियल तुम लोग के कान में आके बोल जाता है? बिना किसी लिटरेरी राइटिंग के तुमको कैसे पता चलता है कि 900 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ? फिर नाजिम महोदय अगले पेज पर कहते हैं, हाँ, ये कहते हैं वही, आ, ये आगे का बहुत लंबा लाइन है, छोड़ रहे हैं कि ये पुस्तक इसलिए लिख रहे हैं टू फ्री हिम फ्रॉम द चार्जेस ऑफ फैनाटिसिज्म so often leveled against him and to show that his wars in India were not the haphazard movement of a predatory warrior. एक डकैत लुच्चे का हमला हुमला नहीं है महमूद गोरी का। क्या है? but were the result of a well considered program of conquest and annexation. तुमको कैसे पता कि 1000 साल पहले क्या हुआ? अगर 1000 साल पहले की लिखी हुई किताबें तुमको नहीं मिली। ये बात समझ रहे हैं? जो है नहीं उसको इनको खड़ा करना है। जो खड़ा करना है वो बाद में आएंगे। तो अब ये कह रहे हैं, as I believe that most of the modern historians and critics of Sultan Mahmud possessed only a superficial knowledge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पीएचडी थीसिस कह रही है कि 1931 तक जो भी लिखा पढ़ा गया है मॉडर्न मिडीवल ओरिएंटल से, they possessed a superficial knowledge. तो तुमको ट्रस्टवर्दी नॉलेज कहाँ से आया? अगर उस समय की कोई किताब थी जो उनको नहीं मिला, तुमको मिल गया। ये तो हो सकता है कि उन लोगों को वो किताबें नहीं मिली, तुमको वो किताबें मिल गई। आगे अब पुस्तक की मेन पीएचडी थीसिस की शुरुआत होती है। पार्ट 1 किसी भी इतिहास के, अर्थशास्त्र के किसी भी पुस्तक की शुरुआत पीएचडी थीसिस की शुरुआत करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि भाई सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमने जानकारी उठाई है। उसी से पता चलता है कि ये जो काम हुआ है ये काम कितना गंभीर हुआ है। अब इसका पहला वाक्य सुनिए जो क्रक्स है। Before proceeding to the extent authorities on the period of Sultan Mahmud of Ghazna, it is necessary to state the works that have perished. सबसे पहले मुझे उन किताबों का नाम बताना पड़ेगा जो खत्म हो गई। अरे जो खत्म हो गई 1000 साल पहले, उसका तुझे कैसे पता चला? किताब थी ही नहीं तो किताब का नाम तुझे कैसे पता चला? आगे हम बताएंगे कि जिस गजना के महमूद का विशाल साम्राज्य का बात कर रहे हैं, इसको तो दियासलाई से आग लगा दिया गया। 100 साल के भीतर सब धू धू करके साफ, 2 मीनार बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो तुमको कैसे पता चला कौन सी किताब थी गायब हो गई? मनगढ़ंत किस्सा और कहानी। अब इसमें बहुत सी किताबों का ये नाम बताता है कि साहब ये किताब थी, इसने लिखी और ये गायब हो गई। इनमें से कोई भी किताब गजना के महमूद पर नाम पर नहीं।
और दूसरे जो सबसे बड़ी बात है, जो जल गई, खत्म हो गई, जिसका एक ट्रेस भी नहीं मिला, वो किताब का जिसका नाम भी गजना के महमूद पर नहीं है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये आगे मैं बताऊंगी। लेना देना है, हम लोग के लिए सब उर्दू फुर्दू के नाम पढ़ने सर दर्द है, फिर ये कंफ्यूज करेंगे, इतने इतने आधार पर है। अब पेज 3, besides these contemporary works, at least 5 later works have also been lost. इतना महान काम किया तुम्हारे गजना के महमूद ने कि उसकी एक किताब कहीं नहीं है। तो कह रहा है 10-12 किताब का नाम लिखाता है, यहाँ हम नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद कहता है 5 किताब और है, वो भी गायब हो गई। भाई तुझे कैसे पता 5 किताब है कि 15 है कि 1 है? क्योंकि सब तो है ही नहीं। जो है नहीं उसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो। फिर ये कहता है पेज संख्या 4 पर कि एक किताब है साहब, वो किताब है उतबी की किताब। उस किताब का भी नाम महबूब पर नहीं है। द फर्स्ट among the contemporary authority is the Kitabul Yamini of some this of Utbi. उत्बी के नाम से सब लोग जानते थे। It covers the full period of Subukuddin and of Sultan Mahmud, and it deals up to 1020। सोमनाथ विध्वंस कब है? इनके अनुसार जो 20वीं शताब्दी में लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनके अनुसार कोई 23 बोलता है, कोई 24 बोलता है, कोई 25 बोलता है। उत्बी का किताब केवल 1020 तक है नहीं है, ऐसी कोई किताब भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन है भी तो स्वयं निजामी बाबू कह रहे हैं कि वो 1020 तक का ही लेखन करता है। लेकिन ये किताब भी कैसी घटिया है, सुनिए। निजामी बाबू का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पेज 4। द स्टाइल ऑफ किताबुल यामिनी इज वेरी ऑर्नेट एंड वर्बोज। अलंकारिक भाषा है, लफाजी है। एंड द ऑथर हैज कंसंट्रेटेड ऑन ब्यूटी ऑफ डिक्शन रादर देन हिस्टोरिकल पोजीशन। इसमें साहित्यिक लच्छेबाजी है। अब मैं पूरा सही सही अनुवाद नहीं कर पा रही हूँ। हिस्टोरिकल प्रिसीजन नहीं है, सोमनाथ विध्वंस नहीं है, लेकिन और तो 10-5 धावा है ना उसका। सेंट्रल एशिया में तो राज्य बना लिया है ना बाबू, तो काहे ना इसका नाम किताबुल महमूद, किताबुल सुल्ताने महमूद, किताबुल गजना, ना किताबुल यामिनी। राम जाने कौन है यामिनी। इन हिज he rarely mentions the route followed by the sultan। इसमें एक जगह इस किताब को हम लाएंगे, जो इलियट एंड डाउसन वाली किताब है, अभी तुरंत लाएंगे इसके बाद। इसमें कहता है कि उत्बी सेक्रेटरी, लेकिन सेक्रेटरी महोदय को he rarely mentions the route followed by the sultan and does not give any indication of the locality of forts that he captured। तो निजामी बाबू और ई बाबू चतुर्सेन तो कह रहे हैं जी हमको कुछ मिला उला नहीं, जो मन में आया मैंने लिखा। लेकिन निजामी बाबू एक के किताब है उत्बी की, उस किताब में ही रेयरली मेंशंस द रूट फॉलोड बाय द सुल्तान। वो बताता ही नहीं है सुल्तान किस रास्ते आया किस रास्ते गया। एंड डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ द लोकेलिटी ऑफ फोर्ट्स। और ये भी नहीं बताता है किला कौन सा जीता, वो किला कौन सा है, उसका राजा कौन है, रानी कौन है, सेना नायक कौन है, लड़ाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना बताता है उत्बी। हाँ, the expeditions to Central Asia and Sistan are also treated in the same superficial manner। केवल भारत का मामला नहीं है, क्योंकि ये किताब महमूद पर नहीं है।
ये किताब का नाम ही है किताबुल यामिनी। तो वो सिस्तान में और सेंट्रल एशिया में जो विक्ट्री हासिल करता है, जो विजय हासिल करता है, उसके बारे में भी उतबी बाबू कुछ नहीं बताते। तो अगर एक एक पुस्तक है उतबी बाबू की, तो निजामी बाबू आप इतना मोटा पोथा कैसे लिख गए भाई? अब आगे सुनिए। द सेम द एक्सपेडिशंस, ये पेज संख्या 5 का ओपनिंग सेंटेंस है। The expeditions to Central Asia and Sistan are also treated in the same superficial manner as those against India, while other matters of interest to a modern historian, for example, the early life of the Sultan, his system of administration, his method of warfare, and the condition of the dumb million under him, receives scarcely a mention. यानी पूरी किताबुल यामिनी में सुल्तान बाबू के जीवन के बारे में नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसके बारे में भी नहीं है, इनका वॉरफेयर का तरीका था इसके बारे में भी नहीं है, इनका जो डम्ब मिलियन, जो इनकी प्रजा है, मिलियन है कि हजार है, उसके बारे में भी नहीं है। हाँ, किताबुल यामिनी इज डेफिशिएंट इन डेट्स, इसमें तारीख भी नहीं है। It narrate the author proposes to narrate briefly only the most conspicuous events of the reign of Sultan Muhammad. कोई दो चार उसका खास खास बात बताता है, और इस खास बात में भी सोमनाथ नहीं है। कारण किताब की विषय वस्तु 10-20 में समाप्त हो जाती है, सोमनाथ बाद में है। हाँ, तो भैया ये किताब किस विषय में है ये तो बताओ। अच्छा, अब इसके बाद जो भारत में जितनी भी लेखन है ये गजना वाले महमूद में, उसमें इस अलबरूनी को ले आते हैं। ये अलबरूनी की पुस्तक देखिए क्या है, अलबरूनीज इंडिया, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, जियोग्राफी, chronology, astronomy, customs, laws, and astrologies of India about AD 1030। ले भैया, अल बरूनी तुमको सोमनाथ पर आक्रमण करवाने आए हैं, काफिरों का नाश करने के लिए। ये चतुरसेन बाबू कह रहे हैं कि वो तो कह रहा है जी भारत में हम इन विषयों का अध्ययन करने आए हैं, और इन विषयों पर ये बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। कारण ये पुस्तक में विष्णु पुराण और क्या क्या, वो भी हम अगले भाषण में आपको बताएंगे, उसके आधार पर लिखा है। तब निजामी बाबू कह रहे हैं, अबाउट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सुल्तान महमूद, Al-Baruni finished his famous work on India, dealing with the religion, philosophy, literature, geography, astronomy, and customs of Hindus in the 5th century after Hijrah. Though not a historical work, this is a historical work. It contains some valuable references to the Hindu Shahi dynasty of Wahind and the origin of the idol of Somnath. निजामी बाबू कह के इस पीएचडी थीसिस में ये नहीं लिखा है कि अल बरूनी ने इनके 17 धावों का वर्णन किया है या सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का वर्णन किया है। ये तो भारत का प्रशंसा में लिखा हुआ पुस्तक है, और इस पूरे क्षेत्र में जो हिंदू शाही राजाओं का जो राज्य है उसका बहुत अधिक जानकारी इस पुस्तक में है। और ये जानकारी है कि जो सोमनाथ मंदिर में जो ये लिंग है उसकी कथा क्या है। 1931,
1931 तक ये है स्थिति, और इसके बावजूद इतनी मोटी पुस्तक लिख के रख दी गई है। तो ये पुस्तक कैसे लिखी गई? अब 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद कहीं छुट-पुट किसी मियाँ ने कुछ लिखा, उसको आधार बनाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक पुस्तक छाप दी गई। अब उस पुस्तक में भी वो था कि नहीं था जो ये बता रहे हैं। वो पुस्तक किसने लिखी, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, और सबसे बड़ी बात, आज मैं भाषण दे रही हूँ, 500 साल बाद अगर ये यूट्यूब से गायब हो जाए तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई भाषण दिया? तो अगर जो सबसे खास बात हम कह रहे हैं, जो ये पूरे के पूरे मिडीवल पीरियड जिसको ये कहते हैं, जिसको ये 700 से 1700 इस्लामिक पीरियड कहते हैं, इसकी जो सबसे खास बात है कि इसका सोर्स मटेरियल नहीं है। ये सोर्स मटेरियल फैब्रिकेट किया गया है, क्रिएट किया गया है। ये मैं कह रही हूँ ना, ये कह रहे हैं इलियट एंड डाउसन महोदय, जिन्होंने 8 वॉल्यूम इतिहास पर खड़ा कराया। तो अब आइए हम शुरू करें। 2 तो हो गए। रोमिला थापर परम दुष्टा को, कम्युनिस्ट को ये कह रही है, जी भारतीय भाषाओं में तो एक भी संदर्भ नहीं है सोमनाथ के विध्वंस का, जबकि उसी कालखंड में अनेकानेक पुस्तकें रची गई हैं, संपूर्ण भारत में, गुजरात में, संस्कृत में, पाली में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, लेकिन सोमनाथ विध्वंस का जिक्र एक लाइन भी नहीं। तो भारतीय भाषा में नहीं है। तुम्हारी जो भी मियाँ लोग कह रहे हैं हमने उर्दू में, उर्दू तो था नहीं, अरबी में लिखा कि पर्शियन में लिखा, तो अरबी और पर्शियन भी तो प्री इस्लामिक लैंग्वेज है। लेकिन छोड़िए, चलिए, यहाँ भी नहीं है। ये सज्जन ये कह रहे हैं पुस्तक बहुत सारी थी लेकिन वो नष्ट हो गई। अरे तुमको कैसे 1000 साल पहले पता चला कि थी? और थी चाहे नहीं थी, नष्ट हो गई तो जानकारी तो कुछ नहीं है। तो एक पूरी कथा रची जाती है सोमनाथ विध्वंस के ऊपर। उसके बारे में हम आपको रोमिला थापर के साक्ष्य से अभी पढ़ के बताएंगे, जो इतना पिन लगाया है। निधीश जी, जी दीदी। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, तब तक हम जी, कुछ कहना प्रयास तो करते दीदी हैं। ये है कि हमने बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से हर बार यही सुना है कि भारत में अगर कभी कुछ इस तरीके का हुआ तो साहब सोमनाथ का विध्वंस हुआ। और उसके बाद में मैं भी सोमनाथ का मंदिर दर्शन करके आया था। बड़ी भव्य ध्वजा जो है वहां की दिखाई देती है। और अभी मैं इसका थंबनेल जब बना रहा था तो देख रहा था कि इसकी जो ध्वजा है, केवल इसी का चित्र दिया जाए बड़ा सा तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पर ये कहा गया कि भाई ये सोमनाथ का मूल मंदिर नहीं है। सोमनाथ का मूल मंदिर एक और है, पड़ोस में है, तो वहां दर्शन कीजिए। मैंने वहां भी दर्शन किए और उस जो अभी भव्य मंदिर है उसके भी दर्शन किए। फिर सरदार पटेल की बात आती है कि सरदार पटेल ने साहब ये बनवा दिया, नहीं तो नहीं होता। जी। विध्वंस हुआ है लेकिन अलग किसके द्वारा हुआ है? ना तो कोई विदेशी आया, ना कोई बाहरी आया। जी। भारत में रहने वाले जो खिलजी थे, तुगलक थे, औरंगजेब थे, हम तो केवल गजना के महमूद वाली बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और ठीक है। के आधार पर ये लोग 1000 साल के विदेशी हाँ। पराधीनता का कथा नरेटिव रचते हैं। तो ये मैं हम्म। पंचर कर रही हूँ कि भैया एग्जैक्टली। गजना वाले ने किया अगर, अब अलाउद्दीन वाला भी मैंने पढ़ा है ऐसी किताबों में, उसको इतना डिटेल मैंने खोजा नहीं है, इसलिए उसका मैं नहीं कहती हूँ, पढ़ा पढ़ाया हाँ। सुना। ये खोजा, हम्म। मेरे क्यों खोजा? इतना विराट भारत, इतना हम्म। धनी भारत,
किसकी औकात है इस पर आक्रमण करे? और आक्रमण करके वहां से यहाँ तक चला आए, और ये पूरा का पूरा एनिमी टेरिटरी। और इसमें अभी टोपोग्राफी की बात आएगी, लॉजिस्टिक्स की बात आएगी, क्लाइमेट की बात आएगी, वो हम दूसरे भाषण में लेंगे। लेकिन गजना का अगर ये बात टोटल झूठ है तो और मैं बाकियों सोचता का भी था दीदी कि क्या है ना, कहना? ये घंटा ले गए, दरवाजा ले गए, दरवाजा लेकर के कहाँ गए? अगर अभी दरवाजा ये लेके सब, गए तो कुछ तो महल बनाया होगा। अभी दरवाजा मिस्टर एलन बरो की खोपड़ी में से निकला। ये ठीक अभी मैं आप लोग को है। बताऊंगी, हो सकेगा तो आज। अब जी ये जी। देवी जी रोमिला थापर, देवी जी कह रही हैं, माई इंटरेस्ट, ये प्रीफेस में कह रही हैं रोमिला थापर देवी। और ये देवी जी पुस्तक कब लिख रही हैं? 1992 के बाद। और इसका भी सब गोल मोल कर रही है, लेकिन प्रयोजन है गजना के महमूद को किसी तरह सफाई से बचा के ले जाए, बचा के ले जाएगी। देखो भाई, तोड़ा फोड़ा नहीं उसने, मस्जिद नहीं तोड़ा, अभी लाएगी, बता रहे। My interest in the subject began with trying to understand why there were contradictions in the Turco-Persian chronicles. प्रीफेस में कह रही है, मेरा रुचि शुरू हुआ कि तुर्की भाषा, टर्को पर्शियन भाषा में जो लिखा हुआ है उसमें कंट्राडिक्शन क्यों? अरबी भाषा नहीं कहती। और अभी आगे आएगा, ये सब बता रहे हैं कि उतबी ने अरबी में लिखा। अरे गजना में अरबी का क्या लेना देना? और गजना वाले लोग तुर्क लोग हैं, तो तुर्क लोग तुर्की में लिखेंगे कि पर्शियन में लिखेंगे? और तुर्क कौन है? तुरुस्क, जो मैंने कभी कथा सुनाई थी महाभारत वाले सीरीज में, कि ये नंदिनी ने उत्पन्न किए हुए भरतवंशी वृषल क्षत्रिय लोग हैं, तो इनकी अपनी तुरुस्क भाषा है। तो कहीं सब पर्शियन बताएंगे, तुरुस्क में तो एक लाइन नहीं है, कहीं सब अरबी बताएंगे, सब अभी हम लाएंगे। तो यहाँ ये क्या कह रही है 1992 की पुस्तक। My interest in the subject began with trying to understand why there were contradictions in the Turco-Persian chronicles, and then further, why these narratives focused on concerns that were virtually absent in the Sanskrit inscriptions and the Jain text, although the latter in part focused on सोमनाथ। अब देवी जी को, परम कम्युनिस्टा को चिंता हुई कि संस्कृत में इतना इंस्क्रिप्शन लिखा गया, लेकिन न सोमनाथ विध्वंस का है, आगे आएगा, और न सोमनाथ के पुनरुद्धार का है, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। और ये कह रही है कि उस समय जैन प्रधानमंत्री था, तो जैन लोगों का भी बड़ा जबरदस्त लेखन है, सोमनाथ से संबंधित भी लेखन है उन लोगों का, किंतु सोमनाथ विध्वंस का एक भी उल्लेख न संस्कृत में है, न पाली में है, न ब्राह्मी में है, न हिंदी में है, न उर्दू में है। क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ नहीं। हुआ नहीं तो उल्लेख क्यों करें? इतना ही काफी है चैप्टर को बंद कर देने के लिए। लेकिन ये बड़े विस्तार से बात करेगी। I was both puzzled and fascinated by the fact that each revealed a different story from the other, and from that which we have all been familiar as the received version of what happened. हम लोगों ने जो सुना 1992 तक कि सोमनाथ का ऐसा किया, तो वो लिंगम बीच में लटक रहा था हवा में। तो हवा में तो तब लटकेगा ना जब लोहे का लिंगम होगा रे मूर्खो, लोहे का लिंगम थोड़े बनता है। तो आया जी, एक तरफ एक दीवार में मारा तो चुंबक टूट गया, तो वो टेढ़ा हो गया, फिर दूसरा मारा
एक वर्णन में कोई कहता है जी नाक तोड़ दिया, एक ने कहा जी पेट में मारा हथौड़ा तो घन 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 करके रत्न और जवाहरात, सेक्स चिल्ली की, अफीमची का पिनत। अभी बेचारी कैसे कहे, ये तो उसकी सेवा में है लेफ्टिस्ट सब मियाँ सबके। I was both puzzled and fascinated by the fact that each revealed a different story. Why? Because each is fabricating a story. Each is manufacturing a story of an event which did not happen. And each is not aware who and who else has manufactured what the story, because each are manufacturing a story in their isolated setup, unconnected with each other. All these connections have been done in 20th century post 1947. तो जो हम लोग जानते हैं किस्से में, कहानी में, सोमनाथ में, वैसा तो एको लाइन रोमिला थापर को कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि था नहीं। अब ये कह रही है पेज संख्या 7, a repatriatory of stories about Mahmud in the oral tradition collected and recorded in the early 19th century। आगे नहीं लिख रही है by the Britishers, वो यहाँ लिखा हुआ है अर्ली 19th सेंचुरी में, 900 साल बाद ब्रिटिशर्स ने इकट्ठा किया वो सब जो ओरल ट्रेडिशन। अब ओरल ट्रेडिशन कितना मजेदार है वो हम अभी आप लोग को दिखाएंगे, सुनाएंगे, लिखित ट्रेडिशन भी दिखाएंगे। ये सारा झमेला होगा जब एलन बरो आएगा पिक्चर। अभी टाइम, आज का समय हो गया शायद, 5 हाँ मिनट है दीदी इसके, बस जी 5 मिनट में। ठीक। हमको लगता है ये 3 चला जाएगा। चलिए, तो अब इसको आप तो अपने लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। रोमिला थापर अगली बार लेंगे, आज 2 ले ठीक है। लिया मैंने, 3 ले लिया, अभी 4 बाकी है। हाँ जी। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इवन रोमिला थापर जैसी लेडी जो है बड़े प्यार से लिखती हैं और आपको उनको बड़े प्यार से ही काटती भी हैं। तो ये बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मैं तो चाहूंगा कि कभी किसी तरीके कोई मंच ऐसा बने जिसमें आप और रोमिला थापर जो है ना वो सामने सामने हो और तो वो कभी जन नहीं उम्मीद आएंगी, आएगी कभी नहीं नहीं। आएंगी, इतने लोग की देरी है, कभी नहीं आएंगी। भाई आने की जरूरत क्या है? ये रहा उसका पक्ष और मेरा पक्ष, मैं बोल रही हूँ। हाँ इन्हीं पुस्तकों में इतना डिटेल दिया है इस रोमिला थापर ने, केवल गजना के महमूद को सोमनाथ विध्वंस से बचा लिया। और ये 1992 के बाद पुस्तक लिखी गई। अब देखिएगा पुस्तकें आएंगी जिसमें औरंगजेब को ज्ञानवापी विध्वंस से बचाएंगे कि उसने ज्ञानवापी का विध्वंस नहीं किया, वो तो कोई हिंदू राजा कर गया था। ये नरेटिव बिल्डिंग अब इनके खिलाफ जा रहा है। तो मेरे ये पूरा जो शो करने का प्रयोजन है, अरे भाई कुछ तो शर्म करो देशभक्तों, देशभक्तों कुछ तो लज्जा करो। नहीं आता है पढ़ना लिखना तो चुप रहो, लेकिन अपने महान पूर्वजों को पराधीन कहने का पाप तो मत करो। ये ठीक तो बात। पब्लिक डोमेन की छपी हुई किताबें हैं। तुम्हारी देशभक्ति कलंकित होती है अगर तुम अपने पूर्वजों पर ऐसा गंदा निकृष्ट झूठा आरोप लगा। एग्जैक्टली ये आपने जो बात कही है ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण है कि आप अपने पूर्वजों पर लांछन लगाते हैं, उनकी मैंने, वीरता, उनके शौर्य, उनको कलंकित करते हैं। जी दीदी। क्योंकि तुम अनपढ़ हो, हम्म। क्योंकि तुम में पढ़ने के लिए ग्रे मैटर नहीं है। नहीं है। अरे तो जम्बू टॉक को सुन लो यार, यहाँ तो किताब पन्ना हम तो सब हर चीज दिखाते हैं, खुद जी खोल के पढ़ लो, सारे संदर्भों के साथ मैं बात करती हूँ। तो इस पर मुझे लगता है 2 में खत्म हुआ तो 2 में, नहीं तो 3 में पूरी बात को मैं कह दूं।
एग्जैक्टली और मैं तो आपने हमेशा हर वीडियोस में ये कहता हूं कि हमारा वीडियो आपको केवल इंसाइट देने के लिए है। उसकी पूरी जानकारी के लिए जो मोटी मोटी पुस्तकें दीदी दिखा रही हैं, कभी समय मिले, कभी आपको लगे तो उन पुस्तकों की तरफ थोड़ा जाइएगा। 500 1000 2000 रुपया थोड़ा उस पर खर्च कीजिएगा। ये वीडियो आपको इंसाइट्स देते हैं। ये अलग बात है कि प्रोफेसर केडिया जी जैसे, प्रोफेसर पंकज जी जैसे जब लोग आते हैं तो उनका इंसाइट इतना सशक्त होता है कि वो एक पुस्तक पर भारी पड़ता है। तो वो एक दूसरा पक्ष हो जाता है। लेकिन वीडियोस को बनाने का मूल कारण यही है कि आपके अंदर की जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो जागृत हो। इतने कार्यक्रमों के बाद में भी जागृत नहीं हो रही है तो फिर तो भैया हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हम उसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते। तो बाकी सब ठीक है। जैसा जो वो कहते हैं ना दीदी की जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, और सीताराम 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 कही है। तो हम भी सीताराम सीताराम कह करके और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। वही कह सकता है जो भगवान का भक्त है, और जो भगवान का भक्त है वो परम साहसी होता है। बिल्कुल। जो सीताराम जी का जाप कर लेगा वो बकवास न कर पाएगा। ये बकवास वही लोग कर पाएंगे जो सीताराम सीताराम जाप नहीं कर पाते। नहीं कर मैं तो पाते। घंटों कर लेती हूँ जाप। ठीक नहीं है, चलिए, तो फिर अगले 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 एपिसोड कार्यक्रम में में फिर मिलते हैं दीदी, और है ना इसकी जो बधिया है थोड़ी सी और उधेड़ते हैं इसके भी अभी बड़ी वो बड़ी लक्ष्य कर लेते हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, ये 2 श्रृंखलाएँ साथ-साथ चल रही हैं। एक कम्युनिज़्म की बधिया उधेड़ी जा रही है, 2 एपिसोड उस पर हो चुके हैं और ये जो है ये भी चल रहा है। तो आप देखिए इस बड़ा इंटरेस्टिंग है और जम्बू टॉक्स के साथ में बने रहिए, हमारे संरक्षक बनिए, पैट्रॉन बनिए। यूट्यूब जो स्टूडियो है उसके निर्माण में थोड़ा अपनी भूमिका, अपना कंट्रीब्यूशन निभाइए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ₹100 महीना भी दे सकता हूँ, तो समझिएगा इस राशि का भी महत्व है। और ये भी भारत के विचार को जीवित रखने के लिए अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन देने वाली है। चलिए, दीदी प्रणाम करता हूँ, सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय सोमनाथ। चलिए चाय पी लें फिर दूसरा भी कर दें।